हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो करंट अफेयर पे है। करंट अफेयर अपना मार्च और अप्रैल का अप टू डेट आज तक का करंट लिया गया है। तो करंट के अंदर 3 पोर्शन के अंदर बांटा गया। राजस्थान का करंट अलग, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का करंट ले लिया, और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट जो है वो ले लिया है। तो पूरी की पूरी आपकी ये जो क्लास है इसके अंदर मार्च और अप्रैल का अप टू डेट करंट जो है वो चालू हो गया है। देखिए करंट के अंदर करंट मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आज तक का है इसके अंदर। ठीक है, यदि बात करते हैं तो आज तक का करंट इसके अंदर है। ठीक है, तो मार्च की बात करते हैं। मार्च और अप्रैल तक का इसके अंदर करंट लिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान का करंट है, ठीक, फिर राष्ट्रीय करंट है ना, नेशनल करंट अफेयर्स जो है, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड राजस्थान करंट अफेयर्स जो भी है इसके अंदर अपन पूरा पढ़ेंगे। देखिए कि 29 मार्च को 2023 के 29 मार्च 2023 को 29 मार्च 2023 को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की बात करते हैं तो वो बीकानेर है। कहां पे है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, 2022-23 का पुरस्कार बीकानेर को दिया गया है। तो ये जो साहित्य का पुरस्कार है आपका राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है, साहित्य राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, और ये संस्कृत अकादमी देती है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? शिवराज छंगानी है। कौन है? शिवराज जो है वो छंगानी है। 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की बात करते हैं, स्थापना 1983 में हुई थी। अध्यक्ष जो है वो शिवराज छंगानी है। ठीक है, ये क्या करती है? आंगी बाण जो है यहाँ से पत्रिका भी निकलती है राजस्थान की, पता है आपको, आंगी बाण पत्रिका यहाँ से निकलती है। देखिए ये जो कौन कौन से पुरस्कार दिए हैं इसने, किसने? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर ने। पहला दिया है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। कौन सा दिया है? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। वैसे 11 कोटियों के अंदर पुरस्कार देती है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है, ये पद्य शैली को दिया गया है, मधु आचार्य को दिया गया है। किसको दिया गया है? मधु आचार्य को दिया है। और इन्होंने आशावादी, ये क्या लिखते हैं अपनी कविताएं कहानी जो भी हैं, साहित्य जो है, साहित्य कैसा लिखते हैं? आशावादी है ये। ठीक है, बीकानेर के रहने वाले हैं। फिर शिवचंद भरतिया पुरस्कार जो है, शिवचंद भरतिया पुरस्कार है, इस बार राजस्थान सरकार ने स्पेशल दिया है शिवचंद भरतिया पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये किनको मिला है? ये कमल रंगा को मिला है। कमल रंगा जो अपने बीकानेर के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय हिंदी साहित्य पुरस्कार जो है वो भी कमल रंगा को मिला है। किसके लिए? आलेखू अंबु के लिए। किसके लिए मिला है? आलेखू अंबा के लिए। आलेखू अंबा के अंदर, महाभारत के अंदर अंबा जो है उनके योगदान के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो आलेखू अंबु के लिए, अंबा के लिए इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। तो ये काफी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, आरपीएससी ने 1-2 एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया है। अब इनको क्या मिल गया? शिवचंद भरतिया पुरस्कार मिल गया है। शिवचंद भरतिया पुरस्कार मिलने से और ज्यादा वापस ओपन हो जाते हैं। तो इनकी किताब क्या है? तो आलेखू अंबु है, अंबा जो है इनकी किताब जो है उनके लिए, तो इनको राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो था नई दिल्ली से हिंदी का मिला है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं शिवचंद भरतिया पुरस्कार, वो भी इन्हीं को मिला है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ये मधु आचार्य आशावादी बीकानेर के रहने वाले को मिले हैं। ये देखिए आपके कमल रंगा जी की फोटो है, ये बीकानेर के रहने वाले, इनकी तस्वीर है। आगे देखिए कि राजस्थानी भाषा सम्मान की बात करते हैं। राजस्थानी भाषा सम्मान की बात करते हैं तो ये मिला है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। किनको मिला है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को मिला है। कौन सा? राजस्थानी भाषा का सम्मान जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। ये अजमेर के रहने वाले हैं। साहित्य की बात करते हैं तो डॉक्टर अर्जुन देव चारण को मिला है। किसका? राजस्थानी साहित्य का। राजस्थानी, एक तो है भाषा का और दूसरा है राजस्थानी साहित्य का। किसका है? साहित्य का। तो देखिए एक तो राजस्थानी भाषा की बात करते हैं तो चंद्र प्रकाश देवल बीकानेर, ये जो अजमेर के रहने वाले हैं। और साहित्य की बात करते हैं तो डॉक्टर अर्जुन देव चारण को मिला है, जो जोधपुर के रहने वाले हैं। तो साहित्य के नाम आते ही अर्जुन देव चारण, और यदि भाषा का नाम आ जाता है राजस्थानी भाषा का तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। आगे देखिए 30 मार्च 2023 को, 30 मार्च को क्या हुआ था आपको पता है? राजस्थान संघ बना था। राजस्थान संघ बनने से इसका स्थापना वर्ष भी, स्थापना जो है, स्थापना दिन कब का मनाया जाता है अपना?
राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। इस बार क्या हुआ था, जो अपना दुर्गापुरा के अंदर जो कृषि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहां पे क्या हुआ था, 30 मार्च 23 को इसको लाभार्थी उत्सव के तौर पे मनाया गया था, और यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए थे। लाभार्थी उत्सव जो है उसके नाम से मनाया गया, और यहाँ पे किसान जो है इकट्ठे हुए थे, ठीक है, दुर्गापुरा में मनाया गया था। आगे बात करते हैं बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड की बात करते हैं। बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको मिला है? राजीव कश्यप को मिला है। किसको मिला है? राजीव कश्यप हैं, इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है। आगे मीरा पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ये कौन देता है? उदयपुर देता है। कौन देता है? उदयपुर देता है। राजस्थान साहित्य अकादमी जो अपनी उदयपुर है, देखिए राजस्थानी भाषा की बात करते हैं, भाषा अकादमी अपनी बीकानेर चली जाएगी, और राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करेंगे तो उदयपुर चली जाएगी। तो मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को मिला है। हंसी एक प्रार्थना, हंसी जो है वो क्या है? एक प्रार्थना जैसी है। हंसी जो है, आप किसी के सामने मुस्कुरा देते हो तो उसके प्रति और आपके प्रति क्या हो जाता है? एक अलग पॉजिटिविटी पैदा होती है। तो हंसी एक प्रार्थना है, इनकी कवि है, कविता है रति सक्सेना की, इनको मीरा पुरस्कार इस बार का दिया गया है। आगे देखिए राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर ने दिया है। इसके अध्यक्ष कौन है? दुलाराम सहारण है। दुलाराम सहारण जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान साहित्य के अकादमी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो दुलाराम सहारण है। राज्य निर्यात पुरस्कार की बात करते हैं कि राज्य के अंदर निर्यात जो है उसको बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये है साइलियम भूसी उद्योग की बात करते हैं, जयपुर के अंदर है। साइलियम भूसी उद्योग अपने पदौड़ी वगैरह तोड़ो ताड़ो बेचन कमाए ने बढ़िया मार्केट कमायो है ना, तो ये क्या मिला है? राज्य निर्यात पुरस्कार किसको मिला है? साइलियम भूसी उद्योग जयपुर को मिला गया है, ठीक है। आगे देखिए 2021-22 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार की बात करते हैं। हस्तशिल्प जो हाथ से कारीगर काम करते हैं उसके लिए रत्न पुरस्कार अपने राष्ट्र सरकार देती है। वो किसको मिला गया है? गोपाल प्रकाश शर्मा को। गोपाल प्रसाद जो शर्मा है उनको क्या दिया गया है इस बार का? 2022 का आपका हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे सर्वश्रेष्ठ बुनकर की बात करते हैं, जो कपड़ा बुनने में या किसी चीज को बुनने में बुन के काम करते हैं, तो उस बुनकर की बात करते हैं कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अब्बास अली को दिया गया। ये कैथुन के रहने वाले हैं, कोटा के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? कोटा के रहने वाले हैं अब्बास अली कैथुन, कोटा के। कोटा डोरिया फेमस है ना यहाँ की, तो उसके लिए बुनकर पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे देखिए हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार की बात करते हैं, तो हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो है वो गोपाल प्रसाद शर्मा को दिया गया है। किसको दिया गया है? गोपाल प्रसाद शर्मा को। ये अपने जयपुर के रहने वाले हैं। इसके अंदर देखिए ये चैप्टर वापस से रिपीट करते हैं अपन। सुंदरकांति जोशी अवार्ड की बात करते हैं, तो सुंदरकांत जोशी अवार्ड, जोशी अवार्ड क्रिकेट के लिए दिया जाता है भाई, है ना, क्रिकेट के लिए दिया जाता है, और वो भी महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। जोशी अवार्ड जो है, सुंदरकांत जोशी जो अवार्ड है वो महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है, क्रिकेट के लिए दिया जाता है। तो सीनियर वर्ग की बात करते हैं तो सुमन जी मीणा को दिया गया। किसको दिया गया? सुमन मीणा को दिया गया है। और यदि जूनियर वर्ग की बात करते हैं तो सिद्धि शर्मा को दिया गया है। जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा, और मतलब अब सीनियर वर्ग में जाते हो तो सुमन मीणा को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए 22 मार्च 2023 को पद्मश्री पुरस्कार, क्योंकि इनका ऐलान जो है 25 जनवरी को 26 जनवरी से एक दिन पहले हो जाता है, कभी कभी लेट दे देते हैं, बाकी देने की जो तारीख होती है 26 जनवरी या 25 जनवरी को दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। सबसे पहले लक्ष्मण सिंह को मिला है। लक्ष्मण सिंह दूदू के रहने वाले हैं, समाज सेवी हैं, पर्यावरण जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने जयपुर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? दूदू जो है ना, दूदू क्या है? ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायत था, और ग्राम पंचायत से ही इसको सीधा क्या बना दिया? जिला बना दिया, जिला बना दिया, ठीक है। तो उसी दूदू के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। कौन? लक्ष्मण सिंह जी हैं। ये समाज सेवी हैं, इनको पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए अभी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। मूलचंद लोढ़ा जी की बात करते हैं तो ये आदिवासी उत्थान डूंगरपुर के रहने वाले, आदिवासियों का उत्थान के लिए फेमस है। और अब्दुल हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये क्या है? भाई हैं, ये भाई हैं। तो ये जो दोनों भाई हैं अब्दुल हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ये गजल गायक हैं। ये अपने जयपुर के रहने वाले गजल गायक हैं। देखिए अब इनका तस्वीर देखते हैं। देखिए ये आपके लक्ष्मण सिंह हैं, लक्ष्मण सिंह हैं, ठीक है ना। ये हुसैन ब्रदर्स हैं, ठीक है। ये अपने
जो आदिवासी उत्थान के लिए कार्य किया, बांसवाड़ा के रहने वाले, डूंगरपुर के रहने वाले हैं। तो इन लोगों को क्या मिला है, अब की बार का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इनको। यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो पद्मश्री पुरस्कार इनको देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मूलचंद लोढ़ा, चार नाम है अपना, लक्ष्मण सिंह जी, मूलचंद लोढ़ा, फिर अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। ठीक है, आगे देखिए, कुल कितने दिए गए हैं 2022-23 के अंदर, कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इनको पद्म बोला जाता है। पद्म जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार जो हैं, इनको पद्म पुरस्कार बोला जाता है। ठीक है, पद्म पुरस्कार में पहला पद्मश्री, फिर इसके बाद में पद्म भूषण और पद्म विभूषण, विभूषण है ना, विभूषण। इसके बाद में क्या मिल जाता है, भारत रत्न मिल जाता है, भारत रत्न मिलता है। इसके बाद में भारत रत्न देश का सर्वोच्च, आपको पता है, बस रेल ट्रैक कहीं पे भी, संसद वगैरह बैठने आने जाने में कहीं पे भी आपका किराया भाड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें भी आपके पद्मश्री में भी कुछ छूटे होते हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो कितने लोगों को मिला है, इस बार 106 लोगों को पूछा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पद्मश्री इस बार कितने दिए गए हैं, तो पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं। तो देखिए, आपके पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 6 पुरस्कार आपके पद्म विभूषण दिए गए हैं। पद्म भूषण की बात करते हैं तो 9 पुरस्कार पद्म भूषण दिए गए हैं। और पद्मश्री की बात करते हैं तो 91 पद्मश्री इस बार दिए गए हैं, जिसमें 4 राजस्थानी शामिल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 2022 सर्वश्रेष्ठ विधायक की बात करते हैं तो ये अमीन खान जी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ विधायक जो है राजस्थान विधानसभा के अमीन खान है, कांग्रेस के हैं, और ये सीव के विधायक हैं। कहां के विधायक हैं, सीव के विधायक हैं, कांग्रेस विधायक हैं। अमीन खान जी कांग्रेस के विधायक हैं, इनको 2022 का दिया है। जबकि 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक की बात करते हैं तो ये अनीता भादेल है, जो अपने अजमेर दक्षिण से चुनाव जीतती हैं और बीजेपी के विधायक हैं। अनीता जी भादेल जो है वो अजमेर दक्षिण से चुनाव जीतती हैं और बीजेपी के विधायक हैं। राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड की बात करते हैं 2023 का, तो ये ममता वाजपेयी को दिया गया है। ममता, ये गायन के लिए दिया जाता है, ममता वाजपेयी जी को दिया गया है, और ये जयपुर की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है, पूछ लिया जाता है कि ममता वाजपेयी या राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड जो 2023 का दिया गया है, उनका संबंध कहां से है, तो जयपुर से है। ममता वाजपेयी किससे संबंधित हैं, गायन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है, आगे देखिए, जल योद्धा श्रेणी में पुरस्कार है ना। जल योद्धा श्रेणी की बात करते हैं कि जल बचाने के लिए जो योद्धा, राजस्थान में वैसे ही आपको पता है कि कितने डार्क जोन चले हुए हैं, पानी की कमी है, तो ये गायत्री देवी यादव को दिया गया है। श्रीमती गायत्री देवी जी यादव जो है वो अपने सांबर के अंदर क्या किया था, फार्म पॉन्ड एक कार्यक्रम चलाया था। इन्होंने फार्म पॉन्ड कार्यक्रम चलाया था जल बचाने के लिए, तो इनको जल योद्धा श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए, नए जिलों की कमेटी की बात करते हैं। पिछली साल बनाई थी, लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर बनाई थी अपने नए जिले बनाने के लिए। राम लुभाया कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी बनाई गई थी, राम लुभाया कमेटी बनाई गई थी। राम लुभाया कमेटी ने अभी क्या बोला है कि 19 जिले होने चाहिए, और अपने संभागों की बात करते हैं तो 3 संभाग की बात करते हैं तो कौन सा संभाग, 3 अपना पाली है, बांसवाड़ा और सीकर, 3 संभागों की इसके अंदर बात की गई है। ठीक है, राम लुभाया कमेटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर नए जिलों के गठन की बार बार चर्चा हो रही है, तो नए जिले गठन के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, तो राम लुभाया कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है। आगे देखिए, चौंप जयपुर के अंदर हमने देखा था कि दुनिया का 3रे नंबर का बड़ा जो है अपना क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। जयपुर विश्व का 3रा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। फर्स्ट की बात करते हैं तो कौन सा है, नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोदी स्टेडियम या मोटेरा हाउस स्टेडियम जिसको बोला जाता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। फिर अपना ईडन गार्डन कोलकाता का स्टेडियम आ गया। और फिर 3रे नंबर की बात करते हैं तो चौंप जयपुर का अंतरराष्ट्रीय चौंप के अंदर बन रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। नामकरण क्या किया गया उनका, नामकरण इनके अंदर शेयर होल्डिंग जो है वो आपके बिड्स ग्रुप की है, तो नामकरण इसका क्या रख दिया, अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम रखा गया। क्या रखा गया, अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया है। देखिए, ये जो आपका क्रिकेट स्टेडियम है ये बन के तैयार हो गया है, तो इसका नाम आपका ये चौंप के अंदर बन रहा है। आपको पता ही है
चौंप जयपुर के अंदर बन रहा है, चौंप गांव में, है ना। ये विश्व का क्या बन रहा है, थर्ड बड़ा बन रहा है, थर्ड जो है वो बड़ा बन रहा है ना। तो थर्ड बड़ा स्टेडियम है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया। 69वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता, ये राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता मैक्सिमम हरियाणा में होती है, ये महेंद्रगढ़ में हुई थी, महेंद्रगढ़ के अंदर हुई थी। देखिए महेंद्रगढ़ के अंदर क्या हुई थी, 69वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, जिसके अंदर 18 साल से ऊंची लड़कियों ने भाग लिया था। महिला वर्ग के अंदर कांस्य पदक अपनी राजस्थान टीम ने जीता था, राजस्थान टीम जो है उसने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। आगे देखिए, मजा आ रहा है ना। करंट देखिए, करंट की आरओईओ के लिए स्पेशल मैं 5 क्लासें डालूंगा, जिसके अंदर पूरा 12 महीने का अच्छा जो करंट है वो सेलेक्ट करके, तो आप बता देना कमेंट करके कि किस टाइप की क्लासें हैं, किस टाइप की आ रही हैं, ये करंट आपको कैसा लगा, यहाँ इससे कितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, कितना एग्जाम में आया हुआ है, कितना आने के चांसेस है। ऑर्गन डोनेट की बात करते हैं। ऑर्गन डोनेशन के लिए राज्य को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है, स्कॉच अवार्ड मिला है। ऑर्गन डोनेशन का मतलब क्या होता है कि आप जब मर जाते हो, अचानक डेथ हो जाती है, तो आपकी बॉडी जो है उसके कुछ पार्ट्स काम में आने वाले हो, आंख हो, कोई और भी चीजें हैं, तो वो किसी दूसरे को आप डोनेट करके चले जाओ, पहले ही सिग्नेचर कर दो या उनके घर वाले जो है वो फॉर्म भर दें, तो फिर उन लोगों को क्या मिल जाएगा, किडनी है, आपका लीवर है, आइज है, ये उन लोगों को, दूसरे लोगों को क्या दे सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं, क्योंकि आप तो चले गए लेकिन जाने के बाद भी आपका शरीर काम कर रहा है, तो ये एक अच्छा काम है ना। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए राज्य को क्या मिला है, प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है। अपने लोग भावनात्मक अच्छे होते हैं, इसका मतलब। आगे है पहला अंगदाता स्मारक जो बना था, पहला अंगदाता स्मारक की बात करते हैं, देश का पहला, तो ये देश का पहला था, देश का पहला था, ये अपना जो सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर अंगदाता स्मारक बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, गुड्डा मालानी, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना है ना, ये कंफर्म पूछा जाएगा। गुड्डा मालानी बाड़मेर की बात करते हैं, यहां पे क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां, क्योंकि मिलेट्स की बात होती है, सीरियन की बात होती है, मोटे अनाज की बात होती है, तो इसमें बाजरा पहले नंबर पे आता है। राजस्थान बाजरे के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक देश भी, वो राज्य भी है ना। तो बाड़मेर के गुड्डा मालानी में क्या बनेगा, बाड़मेर से बाजरा बनेगा, तो बाड़मेर के गुड्डा मालानी में बाजरा जो है उसका अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। आगे बात करते हैं जोधपुर में मिलेट्स, क्योंकि जोधपुर का तो सीधा सीधा याद रखने का फंडा यही है कि गहलोत जी जब से सीएम बने, सारी की सारी योजनाएं, सारा सेक्टर जो है जोधपुर को ज्यादा डेवलप किया है ना। तो जोधपुर के अंदर इन्होंने मिलेट्स उत्कर्षता केंद्र की बात कर रहे हैं। मिलेट्स उत्कर्षता जो केंद्र है ना, वो कहां पे, आपका जोधपुर में। अंजीर का नाम आया था, अंजीर का, है ना, अंजीर उत्कर्षता केंद्र की बात कर रहे हैं। अंजीर का इस बार बजट के अंदर बोला गया था, तो वो आपका कहां बोला गया था, जालोर के अंदर बोला गया था, है ना। जालोर के अंदर आपका अंजीर जो है वो उत्कर्षता केंद्र बन रहा है। अब मिलेट्स की बात करते हैं, सीरियन के अंदर, इसको सीरियन बोला गया है, सीरियन बोला गया है। इस सीरियन के अंदर बाजरा, जवार, रागी, कोटो, कुटकी, सावा, कौन सा है, बाजरा, जवार, रागी, कोटो, कुटकी, सावा, ठीक है। आगे देखिए, प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व, देखिए ये बाजरा है, बाजरा है, बाजरे का जो अनुसंधान केंद्र क्षेत्रीय की बात करते हैं, तो ये आपका गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर खोला जाएगा। यदि आप बात कर रहे हो कि जोध मिलेट्स का जो उत्कर्षता केंद्र है वो कहां पे खोला जाएगा, आपका जोधपुर में। देखिए ये जो है बाजरा है, ये टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं अपने राज्य के अंदर, टाइगर प्रोजेक्ट की। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट में सरिस्का की बात करते हैं, अलवर के अंदर है ना। रणथंभौर की बात करते हैं, सवाई माधोपुर में है। मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं, कोटा के अंदर है। आगे रामगढ़ विस्तारी की बात करते हैं, 12 में है, ठीक है। करौली, धौलपुर और भरतपुर जो क्षेत्र है, वो करौली, धौलपुर और भरतपुर का जो क्षेत्र है ना, करौली, फिर ऊपर से ये आपका धौलपुर का, और फिर ये भरतपुर का, इस तीनों वाले क्षेत्र के अंदर एक और डेवलप किया जाएगा, है ना। एक 5वां जो है वो करौली, धौलपुर और भरतपुर जो क्षेत्र है उसको मिला के बनाया जाएगा अपना टाइगर प्रोजेक्ट, क्योंकि 4 तो बन चुके हैं अपने, 5वां बनेगा, ठीक है। आगे प्रदेश का पहला वान स्क्रैपिंग की बात कर रहे हैं, स्क्रैपिंग सेंटर। ये वान स्क्रैपिंग क्या होता है कि जो वाहन होता है 15 साल तक चल लेते हैं, उसके बाद उसके दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है, उनको तोड़ फोड़ करा के उनको जमा करा दो, नए वाहन ले जाओ, है ना। तो इस
स्क्रैपिंग सेंटर जो है वो अजमेर रोड पे खुला है। कहां पे खुला है? अजमेर रोड के ऊपर जयपुर में खुला है। देखिए इस टाइप से बड़ी बड़ी क्रेनें होंगी, गाड़ियों को तोड़ के इकट्ठा कर देंगी, इनको गड़ा देंगी, नई गाड़ियां बन के आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आपको सुविधा मिलेगी। अब ये तारामंडल की बात की है, तारामंडल की बात की है ना, कि भाई अब बजट के अंदर क्या बोला गया था? बजट के अंदर बोला गया था, क्या बोला गया था कि आपका कोटा जो है उसके अंदर तारामंडल बनेगा, है ना। तो वो बात इसके अंदर आगे आके देखिए, विज्ञान केंद्र और तारामंडल की बात करते हैं, वो कोटा के अंदर है। विज्ञान केंद्र और तारामंडल, यहाँ पे बैठ के आप जो भी हैं, आपके प्लेनेटेरियम बोला जाता है इसको, इंग्लिश में प्लेनेटेरियम बोला जाता है। प्लेनेट आपके ग्रह होते हैं और वो ग्रह को आप बैठ के देख सकते हो, है ना, उस टाइप का ये बनेगा। देखिए ये ताउर या ताई है ना, ये क्या कर रहे हैं? तारा दिख लाग रहे हैं, तो दिन में तारा दिखेगा, कहने को मतलब यो कठे बन रहे हो आपने, कोटा के अंदर बन रहे हो। इस बार बजट के अंदर बोला गया था, बजट के अंदर बोला गया था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यदि बात करते हैं तारामंडल के अलावा, माइनिंग यूनिवर्सिटी की आई थी। माइनिंग का मतलब होता है खान, है ना, क्या होता है? खान यूनिवर्सिटी। खान यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो खान यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपकी कहां पे बनेगी? कोटा के अंदर बनेगी। खान यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपके कोटा संभाग में बनने की बात की गई थी। यदि आप जैविक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैविक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वो जयपुर के अंदर बनेगी। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो जैविक यूनिवर्सिटी जो है वो किसके अंदर बनेगी? अपनी जैविक यूनिवर्सिटी जो है वो जयपुर के अंदर बनेगी। कहां पे बनेगी? जयपुर के अंदर बनेगी, है ना। तो आगे G20 समूह की सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक की बात कर रहे हैं, है ना। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप के जो आने वाले यहाँ के जो पैसों के बारे में बात करेंगे बैठ के, तो वो अपने उदयपुर के होंगी। उदयपुर के अंदर आपको पता है कि पहली शेरपा भी हुई थी। शेरपा पहली कहां हुई थी? पहली उदयपुर के अंदर हुई थी। दूसरी शेरपा की बात करते हैं, सेकंड शेरपा की बात करते हैं, तो वो केरल में हुई थी। कहां पे हुई थी? केरल के अंदर दूसरी शेरपा हुई थी। और पहली शेरपा की बात करते हैं उदयपुर के अंदर हुई थी, है ना। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। आईक्यू लेवल जो है उसका टेलीग्राम जो चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करो आप, उसके ऊपर इसकी पीपीटी मिल जाएगी आपको। मुश्किल से 12 पेज हैं, पूरा 2 महीने का इसके अंदर कवर हो रहा है, कोई चीजें छूट नहीं रही। आगे देखिए, बोल्ट कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं। बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य युद्धाभ्यास था। भारत की आर्मी और सिंगापुर की आर्मी ने युद्धाभ्यास किया था, एक्सरसाइज की थी, आर्मी एक्सरसाइज है, जिसका नाम है बोल्ट कुरुक्षेत्र, है ना। ये कहां पे हुआ था? जोधपुर मिलिट्री जो स्टेशन है ना अपना, जोधपुर के अंदर मिलिट्री स्टेशन जो है वहां पे हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, 8 जिलों को नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी। टीबी का दिन कौन सा आता है? 24 मार्च को, ध्यान रखना, विश्व टीबी दिवस। तो ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड, एलिमिनेशन अवार्ड 2022 को किसको दिया गया है ना। तो देखिए वो कितने 8 जिलों को दिया गया है, जिसके अंदर एक जैसलमेर पश्चिम जिला छोड़ दो, बाकी सारे के सारे दक्षिणी जिले हैं। भीलवाड़ा, बारां, जालौर, जैसलमेर, है ना। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जो है ना। तो देखिए इन 8 को बांटा गया है, इसमें भी 4 को रजत पदक दिया गया और 4 को कांस्य पदक दिया गया। रजत पदक बारां, भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर, ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको क्या दे दिया? रजत पदक। साउथ वाला बिल्कुल अड़के है, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और उदयपुर जो है उसके अंदर कांस्य पदक दे दिया। यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टीबी के लिए, क्योंकि टीबी जो है वो आपके बीड़ी सिगरेट पीने से होता है। मैक्सिमम आदिवासी जो लोग जो होते हैं वहां पे बीड़िया बनते हैं, उनके आय का सोर्स होता है, तो बीड़िया ज्यादा पी जाती है, तंबाकू ज्यादा खाया जाता है। उन जिलों को यदि कांस्य पदक और रजत पदक मिल रहा है तो नो डाउट यहां से क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है। गोविंद देव जी मंदिर की बात कर रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर के ऊपर रोपवे भी बनेगा ना। क्या बनेगा? रोपवे। रोपवे वही केबल आलो न्यू क्या अगर है ना, बोले मैं तो ब्याह के बाद में स्विट्जरलैंड जाऊंगा, स्विट्जरलैंड का मैंने बस ये रोपवे ही खास है और बाकी कोई गणे खास को नहीं, जाडो है बस। और गोविंद देव जी मंदिर को किया जाएगा, ये किसके तर्ज पे किया जाएगा? उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पे गोविंद देव जी जयपुर का है, उसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसके अंदर बोला गया है कि 50,000 रुपए तक लोगों को मिलेगा। इसके अंदर बोला गया है 18 से लेकर 40 वर्ष तक जो आदमी है वो इसके पात्र होंगे। लेकिन अब इसके अंदर चेंज कर दिया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कब हुई थी? शुरू की बात करते हैं 6 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 2022 को शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला गया है? इसमें चेंजमेंट कर दिया है। बोल दिया है कि पहले कितना था?
18 से लेके 40 वर्ष तक लोग एलिजिबल थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 40 की जगह क्या कर दिया इन्होंने, 60 कर दिया। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि इसके अंदर उम्र की समय सीमा, आवेदक की उम्र समय सीमा क्या कर दी, तो 18 से लेके 40 थी, 40 को बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 60 कर दिया है। इसमें 50,000 रुपए हैं वो आपको ऋण देने पड़ेंगे, आप कर्जा ले सकते हो, रेडी पटरी वाले जो भी हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले। और फिर क्या होगा, आप 3 महीने तक उनको जमा नहीं कराना, फिर 3 से लेके अगले जो 12, 15, 18 महीने का जो टाइम होता है उसमें आपको महीने वाइज किस्त के तौर पे जमा कराना, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखना, इसके अंदर ये कर दी है। आगे देखना, चिरंजीवी योजना का बीमा कवर, ये अपने बजट में बोला ही था, बजट के अंदर बोला था कि चिरंजीवी योजना जो है उसका बीमा कवर कितना कर दिया, 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कैशलेस इलाज की बात कर दी गई थी। ये शुरू कब हुई थी, 1 मई 2021 को, 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। देखिए तारीखें जो हैं अच्छी अच्छी योजना उनके एक साथ ज्वाइंट कर लो, उनको बार बार एक पन्ने पे चिपका लो, जैसे ही आते जाते आप 10 बार देखोगे तो पूरा माइंड में बैठ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं आप। और यहां से 1-2 क्वेश्चन आता है वो गलत होते हैं आपको बाहर कर देता है, यदि वो सही करते हैं तो अंदर हो जाते हो, इतना ही खेला है। आगे कवर 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 25 लाख। इंश्योरेंस की बीमा बात करते हैं तो 5 लाख से बढ़ाकर आपकी 10 लाख कर दी, दूना कर दिया था ना। 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए ये इंदिरा जी हैं, है ना। शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद को 50,000 रुपए तक आपको क्या मिला जाएगा, आपको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जो अपन ने पढ़ लिया था। कब शुरू हुई थी, 6 अगस्त को हुई थी, है ना, 6 अगस्त 2022 को शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखना इसकी जो उम्र है वो 18 से पहले 40 थी, अब 60 कर दी है। ठीक है, आवेदक की उम्र। आगे देखिए, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, मुख्यमंत्री आश्रित जो बेचारे किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, वो सेवा योजना शुरू हुई है 20 मार्च 2023 को। कब हुई है, 20 मार्च 2023 को। किन लोगों के लिए हुई है, आश्रित हैं, खुद के ऊपर तो बेचारे वो है ही नहीं, वो आश्रित है। वो जैसे कोई विधवा महिला है, क्या है, विधवा महिला है, दिव्यांग है, हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, बूढ़े आदमी हैं, ये खुद के दम पे नहीं होते, ये आश्रित योजना है। ये शुरू कब हुई थी, 20 मार्च को शुरू हुई है 2023 में, इस वर्ष हुई है इस। ठीक है, इनको वर्ग दिव्यांग और महिला विधवाएं जो हैं ये इसके पात्र हैं, और इन लोगों को क्या दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी। यहाँ इनके घर पे जाके आपको सामान वगैरह जो भी है वो डिलीवर करना पड़ेगा। आगे देखिए, स्मार्ट शाला कार्यक्रम की बात करते हैं, है ना। स्मार्ट शाला कार्यक्रम की बात करते हैं। स्मार्ट शाला कार्यक्रम में क्या हुआ कि बच्चों को तुरंत स्मार्ट स्टडी करा के और तुरंत अच्छा रिजल्ट दे सके। तो क्या किया गया, पहली से 5वीं तक 2 सब्जेक्ट लिए गए हैं कि अपने राजस्थान के अंदर अंग्रेजी में बच्चों के प्रॉब्लम होती है, दूसरा गणित में, है ना। तो अंग्रेजी में तो वही है कि अपने को स्टार्टिंग के अंदर ही थोड़ी सी कमी आती है, फिर गणित है, गणित तो अपना कुल मिला के अच्छा है। तो यहाँ पे आपके बच्चों को स्मार्ट स्टडी कराया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पढ़ाई की जाएगी, इसको स्मार्ट शाला कार्यक्रम बोला गया है। आगे मनरेगा मजदूरी, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, इसके अंदर जो है आपकी सवता वर्दी की बात करते हैं, है ना। तो आपकी 15% वार्षिक जो है वो आपकी सवता वर्दी हो जाएगी, है ना। इसके अंदर सवता वर्दी की बात करेंगे, है ना। तो सवता वर्दी की बात करते हैं ना, है ना, सवता वर्दी की, तो आपकी सवता वर्दी तो इसके अंदर 15% ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे हर साल, और 255 रुपए जो हैं वो मनरेगा की मजदूरी की गई है। राजस्थान की न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो 259 रुपए है अकुशल श्रमिक के लिए, फिर 12-12 रुपए अर्धकुशल, है ना, और कुशल के लिए 12-12 रुपए जोड़ दो, उच्च कुशल जो है उसके लिए 50 रुपए आप जोड़ोगे तो 333 जो है वो 259 से 333 तक की राजस्थान के अंदर मजदूरी स्केल रखी गई है। लेकिन इससे भी 4 रुपए कम है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी दर से मनरेगा के अंदर राजस्थान में कितने रुपए कम दिए जा रहे हैं, तो 4 रुपए कम दिए जा रहे हैं। यहां पे 259 है और यहां पे 255 रुपए दिए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं, 21 मार्च 2023 को राइट टू हेल्थ बिल आया था। यह देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है, पहला राज्य जहां पे आपको भोजन के लिए नेशनल फूड सेक्रेटरी एक्ट 2013 की बात करते हैं, है ना, नेशनल फूड सेक्रेटरी एक्ट 2013 की बात करते हैं। राइट टू फूड, खाने के लिए, भोजन के लिए आ गया आपका, है ना। उसके बाद शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं 2000, है ना, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं 2009 की बात करते हैं। उसके बाद देखिए आपका खाने का हो गया, शिक्षा हो गया, खाना हो गया, अब स्वास्थ्य की बात होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य
और ये आपका खाना, ये 3 चीजें तो आपकी मूलभूत आवश्यकता है। तो यहाँ पे राजस्थान जो है वो पहला राज्य बन गया है जो राइट टू हेल्थ बिल जो है वो लेके आया है। इसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं कि कोई भी आदमी यदि प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में कहीं पे भी जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, तो उसका जो खर्चा है वो सरकार से लिया जाएगा। पहले उससे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, पहले उसका इलाज किया जाएगा और राज्य सरकार जो है उसका रिफंड कर देगी। यदि एम्बुलेंस से आपको भेजना है तो एम्बुलेंस उस टाइम पे पैसों के लिए अड़ाना नहीं है। एम्बुलेंस की सुविधा जो है आपको प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल उनको करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर स्ट्राइक चली उसके बाद इसके अंदर अलग अलग थोड़ी सी कर दिया, चेंजमेंट कर दिया है। इसमें एक क्या बोला है कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेंगे। क्या बनेंगे? ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, प्राधिकरण बनेंगे जिला स्तर और राज्य स्तर के ऊपर, है ना। जैसे मान लो आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, या आप कैसे साबित कर सकते हो कि डॉक्टर ने मेरा काम नहीं किया, तो उसके अंदर बोला गया है कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्राधिकरण होंगे। पहले तो आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो उसके स्टाफ से बात कीजिए, 15 दिन का समय दिया गया है कि उनके निदेशक से बात कीजिए। यदि वो आपके 3 दिन में कोई जवाब नहीं देते हैं तो आप जिला और राज्य जो प्राधिकरण है उस जिला और राज्य प्राधिकरण के पास जाइए। इनके पास क्या है, 10 से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना जो है, 10 से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। और ये वाद योग्य होंगे, वाद योग्य नहीं होंगे, मतलब किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट के अंदर ये लोग नहीं जा सकते, ठीक है। 15 दिनों के अंदर आपको शिकायत करनी पड़ेगी। किसको? हॉस्पिटल के निदेशक को करनी पड़ेगी। 3 दिन के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री 3 दिनों में जवाब देना पड़ेगा कि किसको? निदेशक को। हॉस्पिटल का जो निदेशक होगा उसको जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करते हैं, सार्वजनिक सेवा की बात करते हैं। सार्वजनिक सेवा के अंदर आपके सरकारी सेवा होंगी, किसी भी डिपार्टमेंट की, पुलिस, फौज, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम जो भी हैं, अच्छी सेवा करेगा उसको उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा कि फलाने आदमी ने अच्छा काम किया है। और ये कब दिया जाएगा? 21 अप्रैल को दिया जाएगा। उस दिन कौन सा, है ना, कौन सा दिन होता है? सिविल दिवस होता है, सिविल सेवा दिवस होता है, सिविल सेवा का दिवस। ये आरएसपीटी के अंदर भी ये डेट पूछा गया था, आरएसपीटी के अंदर पूछा गया था कि सिविल सेवा दिवस जो है कब मनाया जाता है। आईएसपीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिविल सेवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार क्या दिया जाएगा? 2021 के अंदर सार्वजनिक सेवा के लिए जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर क्या दिया जाएगा? सिविल सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखें कि सामूहिक विवाह की राशि की बात करते हैं। सामूहिक विवाह की राशि की बात करते हैं तो देखिए इस बार इकोनॉमी सर्वे पढ़ा है मैंने, इकोनॉमी सर्वे डाल भी दिया है पूरा। तो आपका सिविल सेवा की राशि की बात करते हैं तो 18,000 रुपए प्रति जोड़ा दिया जाता था, प्रति जोड़ा। एक छोर और एक छोरी मिला के जोड़ो बनाए ना, तो 18,000 रुपए दिया जाता था। इसमें बोला कि 15,000 रुपए जो है वो तो दिए जाएंगे नई वधू को, है ना, नई वधू को दिए जाएंगे। जो दुल्हन होती है नई, उसको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और 3,000 रुपए जो संस्था है वो शादी करवा रही है, सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा रही है, उस संस्था को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अब वो राशि बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया? 25,000 रुपए कर दिया। पहले कितना था? 18 से बढ़ाकर 25 कर दिया, है ना। तो यहां से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि 25,000 रुपए कर दिया। बोला है कि 21,000 रुपए जो है वो तो आपको लड़की को मिल जाएंगे, नई वधू को मिल जाएंगे, लड़की को दे देंगे, नई वधू को दे देंगे। और 4,000 रुपए जो संस्था सामूहिक विवाह करवाती है उस संस्था को दे दिए जाएंगे। आगे न्यूनतम पेंशन की बात कर रहे थे। इस बार बजट के अंदर बोला गया है जो न्यूनतम पेंशन जो है वो 1 मई 2023 से लागू होगी। कब से लागू होगी? 1 मई 2023 से, अप्रैल से लागू नहीं होगी, 23 से, मतलब मई से लागू होगी, लागू होगी। इसके अंदर क्या बोला था कि सभी श्रेणी जो हैं उनकी क्या कर दी? 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन कर दी। साथ में बोल दिया कि 125 दिन का हम उनको क्या देंगे? रोजगार और देंगे। तो देखिए लागू सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा में कौन कौन सी आ जाएंगी? वर्जन सहायक योजनाएं जो भी हैं, आपकी एकल नारी की योजनाएं हैं, विधवा नारी की जो योजनाएं हैं, वो सारी की सारी आपकी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं आ जाएंगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि न्यूनतम पेंशन 1 मई 2023 लागू होगी। सामाजिक सुरक्षा की 15% इसके अंदर क्या हो जाएगा? सवता वृद्धि हो जाएगी, सवता बढ़ोतरी होगी हर साल 15%। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम योजना जो है उसके तहत क्या मिला जाएगा? आपको 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, प्लस में आपको क्या दिया जाएगा? 1,000 रुपए कम से कम मजदूरी दी जाएगी। आगे देखिए मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार था, इस बजट के अंदर 25 दिन का एक्स्ट्रा बोल दिया, टोटल 125 दिन का कर दिया, 125 दिन का टोटल कर दिया। अब
कैथोड़ी, कोटा, सहरिया, उदयपुर, विशेष योग्यजन, इन 3 लोगों को बोला कि आपको हम 365 दिन में 200 दिन देंगे। 365 दिन जो होते हैं साल में, उसमें हम 200 दिन एक वर्ष में, प्रति वर्ष आपको 200 दिन हम काम देंगे। मनरेगा की मजदूरी कितनी देखी थी हमने? 255 रुपए प्रति दिन हम आपको मजदूरी देंगे। ठीक है, आगे इसके अंदर राज्य सरकार का 25% हिस्सा होता है मनरेगा के अंदर, और केंद्र सरकार की बात करें तो 75% हिस्सा मनरेगा का केंद्र सरकार का होता है। आगे बात करते हैं कि राज्य की आर्थिक विकास दर जो है, अपनी स्पीड जो है, इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव रेट जो है, आर्थिक विकास दर की बात करते हैं, डेवलपमेंट रेट कितनी रही है, तो 2022-23 के अंदर 11.04 रही है। ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 11.04% जो है राजस्थान की विकास दर इस बार रही है, जो बेहतर राज्य की श्रेणी में लेके जाती है। आगे पालनहार योजना, पालनहार योजना कब शुरू हुई थी? 8 फरवरी 2005 से शुरू है पालनहार योजना। फिर इसमें क्या किया गया? जिनके पापा नहीं है, जिन बच्चों की मम्मी नहीं है, जिनके दोनों नहीं है, एक जेल में गया हुआ है, दूसरा आजीवन कारावास काट रहा है, एक मम्मी आजीवन कारावास काट रही है, इस टाइप की इसके अंदर श्रेणियां डाली गई है ना। तो अनाथ बच्चे जो हैं सॉरी, अनाथ बच्चे जो हैं उसमें 2 वर्ग बांटे गए हैं, क्योंकि 18 साल का होते ही तो पूरा हो जाता है मानस, है ना, वोट देने वाला। तो एक तो 0 से 6 वर्ष डाला गया है आंगनबाड़ी वाला, और फिर एक 6 से लेकर 18 वर्ष, 2 कैटेगरी की गई। तो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको पहले 500 रुपए प्रति माह मिलता था, प्रति माह 500 रुपए मिलता था, उसको बढ़ा के 750 कर दिया, मतलब 250 प्लस कर दिया इन्होंने, 750 रुपए कर दिया। जबकि बात करते हैं 6 से 18 वाले, तो इनको 1500 रुपए प्रति माह कर दिया, पहले 1000 रुपए मिलता था, इनका 500 रुपए प्लस कर दिया। तो 6 से 18 वालों पे ज्यादा खर्चा होता है, तो 1500 रुपए प्रति माह है। पालनहार योजना के अंदर चालू कब हुई थी? 8 फरवरी 2005 में चालू हुई थी। और यदि 0 से 6 वालों की बात करते हैं, आंगनबाड़ी में जाने वालों की, तो उनको 750 रुपए प्रति माह राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। आगे देखिए, 1 जुलाई 2023 से ये सिस्टम लागू हो जाएगा। कब से हो जाएगा? 1 जुलाई 2023 से, 1 जुलाई 2023 से जो है वो आपका सिस्टम लागू हो जाएगा। 0 से 6 वाले को 750 रुपए मिलेंगे प्रति महीने के लिए, और यदि जो बच्चा 6 से 18 साल का होगा उसके लिए आपको 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अनुप्रीति कोचिंग योजना। अनुप्रीति कोचिंग योजना 97-98 बजट से ही चली आ रही है, धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ चेंजमेंट होता गया। ये क्या होती है? एक तो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, आपका डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो बनते हैं उनके लिए पैसे दिया जाता है। एक आप सिविल सेवा के अंदर आना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। तो इस बार बजट में क्या बोला था? बजट में बोला था, पिछली बार तो 15,000 लोगों को हमने क्या किया था? अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत लाभ दिया था, लेकिन इस बार हमने 30,000 कर दिया है। कितना कर दिया है? 30,000 कर दिया है, मतलब डबल कर दिया। अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है उसके अंदर लाभार्थियों की संख्या कितनी कर दी? 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी। 40,000 रुपए रहने सहने के लिए, कोचिंग वगैरह करते हो, 12 महीने के लिए खर्चा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आईएएस का एग्जाम निकालते हो 1 लाख रुपए, आरएस का निकालते हो 50,000 रुपए, आईआईटी वगैरह जो भी निकालते हो तो बराबर रेट मिलेगा आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ऑफ थिंग्स। इनोवेशन लैब कहां बन रही है? लैब कहां बन रही है? तो वो अपनी बन रही है आईआईटी जोधपुर के अंदर बन रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, इनोवेशन ऑफ थिंग्स की इनोवेशन लैब जो है वो आपकी जोधपुर आईआईटी में बन रही है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक आया है कि संगठित अपराध नियंत्रण, कि सगड़ा मिलके अपराध करे या कोई दूसरे के कहने पे कोई अपराध करे, या जगह पहले हुई कोई मुकदमा लागेड़ा हुए, वो संगठित अपराध में होगा। नियंत्रण विधेयक 2023 आया है, ये 1 मार्च 2023 को आया है। ये जो विधेयक है, राजस्थान अपराध संगठित अपराध नियंत्रण जो विधेयक है, ये पहले महाराष्ट्र में आया था, गुजरात में, यूपी में, दिल्ली में, कर्नाटक में, और राजस्थान जो है वो आपका 6ठा राज्य बना है, 6th राज्य राजस्थान बना है। इसमें क्या बोला गया है कि 3 साल से 10 साल की सजा, 3 साल से 10 साल की सजा, वह 1 लाख तक जुर्माना, और जो आपकी संपत्ति होगी उसके ऊपर बुलडोजर चलेंगे, कुर्की होगी जमीन की, है ना। लोक सेवक, यदि कोई पुलिस आड़ो, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई मिलेडो है, तो वह भी 3 साल तक की सजा को प्रावधान और जुर्माना इसके अंदर किया गया है। 10 साल में एक से अधिक यदि कोई आदमी का 10 साल में एक को ज्यादा मुकदमो लाग रही है, कोर्ट में बुला रहे है, तो वो आदमी भी के अंदर आवक हो। ठीक है, आगे देखिए, पशु
परिचारक। पशु परिचारक जो है वो ये जो साख संभाल करता है ना डांडा डोर की है ना, तो आने के बोलने लगा है, पशु परिचारक बोलने लगा, एनिमल अटेंडेंट बोलने लगा, एनिमल अटेंडेंट ये नाम चेंज किया गया है। ठीक है, आगे ऊष्ट संरक्षण योजना की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऊष्ट का जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। देखिए यो टोल्डियो है, अब बच्चे ने क्या कहेंगे, टोर्डो, टोर्डो क्या कहेंगे, टोर्डो कहेंगे, और यह ऊंटनी है, ऊंट का जो टाबर होगा ऊंटनी को है ना, तो ये टोर्डो है और ये ऊंटनी है। तो ऊष्ट संरक्षण योजना जो है 9 फरवरी 2023 को शुरू हुई है, 2023 को शुरू हुई है। इस बार बजट के अंदर भी बोला गया कि हम 10,000 रुपए 2 किस्तों के अंदर जो बेबी होगा, बच्चा होगा ऊंट का, उसको पैसे दिए जाएंगे, उसके पालने वाले मालिक को पैसा दिया जाएगा। ऊंट पालने वाली जाति को रबारी, रायका, देवासी बोला जाता है, और ये ऊंट जो है ना, तो पाबूजी महाराज ऊंटों के क्या है, इनके रायका के लोक देवता है, ऊंटों के रक्षक देवता माना जाता है पाबूजी महाराज को। ठीक है, तो 5-5 हजार रुपए की 2 किस्त टोल्डियो ब्याजा, यो 13 महीना में ब्याह है भाई, 13 महीने समय लगता है ऊंट को बच्चा पैदा करने में। ठीक है, आगे देखिए कुल नगरीय निकाय की बात कर लेते हैं। ये आरओ और ईओ वाले थोड़ा सा स्पेशल देख लेना, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। कुल नगरीय निकाय की बात कर लेते हैं। 10 नगर निगम है। कितनी नगर निगम है राज्य के अंदर? 10 नगर निगम है। 3 के अंदर 2-2 है, बाकी जो आपके 7 वो जो 4 संभाग बच गए उनके अंदर 1-1 है। 7 संभाग है, 7 में 3 के अंदर 2-2 हैं और 4 संभाग बच गए उनमें 1 है। टोटल हो गई आपकी 10 नगर। 36 आपकी क्या है, नगर परिषद है। कितनी है? 36 आपकी नगर परिषद है। फिर इसके अंदर नगर पालिका की बात करते हैं तो ये आपकी छोटंती नगर पालिका, बडोड़ी नगर पालिका, बिचली नगर पालिका, 3 कैटेगरियों में नगर पालिका को बांटा गया ना। तो ये सबसे छोटी है, ये बीच वाली है, ये बड़ी वाली नगर पालिका है। तो नगर पालिका कुल मिला के बात करते हैं तो 240 है। कुल नगरीय निकायों की बात करते हैं राज्य के अंदर तो 240 है। यदि कुल नगर पालिकाओं की बात करते हैं तो 194। 13, 57, 124 को जोड़ते हो तो आपका 194 आएगा। तो कुल नगर पालिकाएं कितनी है? 194। कुल नगरीय निकाय कितने हैं? 240 है। नगर परिषद वो आपके नगर निगम कितनी है? नगर निगम की बात करते हैं 10 है, नगर परिषद की बात करते हैं 36 नगर परिषद है। ये रट के रखना। आगे पंचायती राज की बात करते हैं। पंचायती राज के अंदर जिला परिषद की बात करते हैं। 33 जिलों में 1-1 जिला परिषद है, सबको पता है। पंचायत समितियां की बात करते हैं, 355 पंचायत समितियां हैं। ग्राम पंचायतों की ये थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। 11,266 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी ग्राम पंचायतें? 11,266 हैं। पंचायत समितियों की बात करते हैं 355 है। कुल तहसीलों की बात करते हैं 287 हैं और उप तहसीलों की बात करते हैं 135 जो है वो उप तहसील राज्य के अंदर काम करते हैं। 135 जो है उप तहसील जो है राज्य के अंदर काम करती हैं। ठीक है, आगे देखिए पहली सौर ऊर्जा से संचालित सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं ना। सैनिटरी नैपकिन मशीन आ गई है पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली, और ये आपके डूंगरपुर में बिछीवाड़ा में लगी है। कहां पे लगी है? डूंगरपुर बिछीवाड़ा के अंदर लगी है। फिर बुनियादी पशुपालक सांख्यिकी क्या कह रहा है केंद्र सरकार का? जो सांख्यिकी बोर्ड है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी बोर्ड है, वो क्या कहा है राजस्थान के लिए 2022 का? कहा कि दूध के अंदर राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है देश में, दूध के अंदर फर्स्ट नंबर पे, पशुपालन में सेकंड नंबर पे है। 15.10% के साथ राजस्थान टॉप में है। ऊन की बात करते हैं तो ऊन के अंदर लगभग 50%, आधा हिस्सा जो है राजस्थान देता है। 49.91% के साथ राजस्थान ऊन पे है। ये वंदे भारत है ना एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। राजस्थान की पहली जो चली है वो दिल्ली से अजमेर के बीच में चली है, ध्यान रखना, दिल्ली से अजमेर के। वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं 28 मार्च को शुरू हुई है अजमेर से दिल्ली, और वाया क्या आ गया आपका? जयपुर आ गया। जयपुर जो है वाया हो गया, अजमेर से दिल्ली जो है 8 मार्च को शुरू हुई है। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है 6162 किलोमीटर एरिया के अंदर है ना। 6162 किलोमीटर एरिया के अंदर आपका जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसको विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है, और ये दर्जे के साथ देश के अंदर 52 ऐसी चीजें हो गई जो इस विश्व धरोहर के अंदर आ गई हैं। ठीक है, आगे देखिए सम कहां पड़ता है? जैसलमेर का। सम जो है वो जैसलमेर का। गोडावण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य पक्षी जो गोडावण है
तो उसका कहां पे किया गया है, सम जोधपुर के अंदर, है ना। आगे बात करते हैं कुछ पैसों की बढ़ोतरी, पेमेंट जो है वो किनको कितनी दी गई है, उसमें बढ़ोतरी की गई है। देखिए प्रमुख की बात करते हैं, प्रमुख कौन, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख की बात करते हैं। जिला प्रमुख, जिला प्रमुख को 12,000 रुपए महीने का मिलता है और गाड़ी ओडी रहती है ना। जिला प्रमुख को क्या मिलता है, 12,000 रुपए महीने का मिलता है। इसमें 1,800 रुपए की बढ़ोतरी कर दी तो 13,800 रुपए कर दिए। कितने कर दिए, 13,800 रुपए मासिक किसका कर दिया गया है, जिला प्रमुख का। प्रधान की बात करते हैं तो इनको 8400 रुपए मिलता है, 1260 रुपए इसके अंदर बढ़ोतरी कर दी है। कितनी बढ़ोतरी कर दी है, 1260 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, तो इनको 9660 रुपए इनको मिल गए। सरपंच की बात करते हैं तो सरपंच साहब को 48, ये आपके जिला प्रमुख, प्रधान, प्रधान आपको पता है ना पंचायत समिति वाला होता है और सरपंच काम का होता है ना, ये दोनों अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, सरपंच प्रत्यक्ष चुना जाता है, ध्यान रखना ना। 4800 और 720 इसको और मिला दिया गया है। कितना मिला दिया गया है, 48 और 720, तो कितना, ओ सॉरी गलत कर दिया है तो, है ना। देखिए कितना कर दिया, 0 2 5 और 5, 5520 रुपए जो है वो सरपंच का मानदेय कर दिया है, महीने की इनकी इतनी पगार दी जाएगी, ठीक है। ये तो आगे अपनी जो आपका ग्रामीण सिस्टम है उसके अंदर। अब देख लेते हैं पंच, पंच वगैरह को, इनको तो बैठकों के पैसे मिलते हैं, है ना। एक बैठक को पंच को कितना रुपए मिलता था, 240 रुपए मिलता था, 36 रुपए और बढ़ा दिया तो 276 रुपए जो है पंच को एक बैठक के मिलेंगे। यदि पंचायत समिति सदस्य जो है उसको 420 रुपए मिलता था, अब 43 रुपए और बढ़ा के 463 कर दिया। कितना कर दिया, 463 कर दिया। ये डाटा याद रखना कितने की बढ़ोतरी हुई है, कंफर्म क्वेश्चन बनेगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद बढ़ोतरी हुई है। आगे जिला परिषद की बात करते हैं तो जिला परिषद के सदस्य को 600 रुपए मिलते थे, अब उसको 690 रुपए मिलेंगे, तो 90, 43 और 36 रुपए बढ़ाए गए हैं, ठीक है। आगे शहरी क्षेत्र के अंदर बात करते हैं, इनको थोड़े से रोकड़े अच्छे मिलते हैं। मेयर की बात करते हैं, नगर परिषद के होते हैं, किसके होते हैं, नगर परिषद जो होता है उसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है। इनको 24,000 रुपए महीने के मिलते थे, 3600 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। 24,000 पहले से मिलते थे और 3600 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं, है ना। तो आपके कितने हो गए, 3600 और बढ़ा दिए हैं, 24,000 इनको पहले से मिलते थे, तो आपके 27,600 रुपए इनका कर दिया गया है। फिर परिषद के अध्यक्ष को 14,400 रुपए मिलते थे, 2160 रुपए बढ़ा दिए हैं। पालिका चेयरमैन को 900 रुपए मिलते थे, अब कितना कर दिया, 1350 रुपए, 9,000 रुपए मिलते थे इसको। कितना मिलता था, पालिका नगर पालिका जो चेयरमैन होता है उसको 9,000 रुपए मिलते थे, 1350 रुपए जो है उसको बढ़ा दिया गया है। आगे राष्ट्रीय करंट, ये अभी तक पढ़ा है, ये राजस्थान का करंट है, अब पढ़ेंगे अपन राष्ट्रीय करंट, ठीक है। हेकानी जरवालू या जाखलू, जो हेकानी जाखलू है, मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है अपना जो टेस्ट सीरीज है यूआरओ उसके अंदर। हेकानी जाखलू जो है उनको क्या बनाया गया है कि नागालैंड जो है वो पहली महिला एमएलए बनी है, महिला एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, विधायक बनी है, पहली बनी है। कौन बनी है, हेकानी जाखलू बनी है। हेकानी जाखलू नागालैंड की पहली विधायक प्लस में पहली मंत्री भी है, क्या है, पहली मंत्री भी है, पहली। 2 महिलाएं विधायक बनी हैं, पहली हेकानी जाखलू, और सेकंड की बात करते हैं तो सरलहोतु अनव क्रुस, कौन है, सरलहोतु अनव क्रुस जो है वो दूसरी महिला यहाँ की विधायक बनी है। ये नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी की बनी है, नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी की बनी है। और ये 1963 के अंदर क्या हुआ था, नागालैंड जो है वो असम से अलग हो गया था, असम से अलग होके एक स्वतंत्र राज्य कब बन गया था, ये 1963 में। तो 1963 से 23 तक, 1963 से लेके 23 तक, 2023 तक कोई महिला यहाँ पे विधायक नहीं बनी। पहली बार कोई हेकानी जाखलू महिला विधायक बनी है, जो आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी की मेंबर हैं। दूसरी जो महिला विधायक बनी है वो आपकी सरहोतु अनव क्रुस बनी है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। हेकानी जाखलू जो है ना, इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था पिछले साल, याद रखना, इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
आगे देखिए, आगे देखिए, सीएम त्रिपुरा की बात करते हैं, सीएम त्रिपुरा की बात करते हैं, सीएम त्रिपुरा की बात करते हैं, सीएम त्रिपुरा की बात करते हैं। मणिक शाह जो हैं वो त्रिपुरा के सीएम बने हैं। कहां के बने हैं? मणिक शाह जो हैं वो त्रिपुरा के सीएम बने हैं। मेघालय के सीएम की बात करते हैं तो कॉनरेड संगमा जो है मेघालय के सीएम है। नागालैंड की बात करते हैं तो नेफ्यू रियो जो है वो 5वीं बार नागालैंड के सीएम बने हैं। ठीक है, आगे भारत में कैग की बात करते हैं, है ना, कैग की बात करते हैं तो एस एस दुबे को बनाया गया। किनको बनाया गया? एस एस दुबे जो हैं वो 28वें कैग भारत के बनाए गए हैं। कितने बनाए गए? 28वें कैग बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू कमान संभालने वाली, अग्रिम नहीं है, पश्चिम है, पश्चिम है, गुजरात और राजस्थान बॉर्डर की बात हो रही है। भारतीय वायुसेना में पश्चिम लड़ाकू कमान संभालने वाली पहली भारतीय बेटी है शालिजा धामी। कौन है? शालिजा धामी जो है वो पहली वायुसेना के अंदर पश्चिम कमान संभालने वाली पहली है। देश की पहली फाइटर पायलट जो फाइटर प्लेन जो है उसको उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी है। ठीक है, आगे सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात पहली महिला कैप्टन शिवा, राजस्थान से है ना अपनी, कैप्टन शिवा चौहान है। नियंत्रण रेखा भारत और चीन, एलएसी की बात करते हैं, पर फील्ड वर्कशॉप का मोर्चा कौन संभाल रही है? कर्नल गीता राणा। कौन संभाल रही है? कर्नल गीता राणा। आगे वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली लोको पायलट की बात करते हैं तो सुरेखा यादव है। सुरेखा यादव जी को एक और है कि ये पहली महिला पायलट भी है। नॉर्मल जो ट्रेन आती है ना आपकी, उसकी भी पहली महिला पायलट जो है वो सुरेखा यादव है। 1980 में ये ड्राइवर बनी थी। कब बनी थी? 1980 में ड्राइवर बनी थी। और पहली लोको पायलट भी वंदे भारत की किनको बनाया गया? महिला को, सुरेखा यादव को बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए, चुनाव आयुक्त का चयन करने वाले स्वतंत्र पैनल में शामिल होंगे। क्या बोला गया है? देखिए, एक लफड़ा और कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 324(2) के अंदर मुख्य चुनाव जो आयुक्त होता है आपका, आयुक्त, उसकी नियुक्ति होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 324(2) के अंदर आती है। ठीक है, 324 में आता है कि भारत का स्वतंत्र और निष्पक्ष जो होगा चुनाव आयोग होगा, है ना। और चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो इसके अंदर आती है। बोला है कि भाई आपने इसको पूरी सुविधा हटाने का तरीका भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा है, पूरी सुविधा भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जैसी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी है, तो क्यों न इस पैनल के अंदर आप चयन करते हो तो इस चयन के अंदर हमें भी शामिल करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बोला है कि भाई इसके अंदर सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। प्रतिपक्ष का नेता लो आप, और लोग आपके प्रधानमंत्री लो। लोकसभा में, लोकसभा जो है उसमें प्रतिपक्ष का नेता 3 नाम आते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होगा। लोकसभा प्रतिपक्ष का नेता लो, पीएम लो और सीजेआई लो। इसके इन लोगों को लेके और अगला जो आपको चुनाव करना है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो उसके अंदर ये पैनल बैठेगा। ये पैनल जिसके नाम की मोहर लगा देगा वो फाइनल हो जाएगा। आगे देखिए, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर पाणिसारी को सिसो टेलीस्कोप दूरबीन देवस्थल में लगेगी। कहां लगेगी? देवस्थल, उत्तराखंड के अंदर। देवभूमि, वीरभूमि कहां? उत्तराखंड के अंदर लगेगी। क्या लगेगी? एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगेगी। वो कहां पे लगेगी? देवस्थल, उत्तराखंड में लगेगी। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख डिकिन विश्वविद्यालय। देखिए ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, दुनिया का कोई पहला विश्वविद्यालय आया है जो इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच खोल रहा है। उस विश्वविद्यालय का नाम है डिकिन, और ये कौन से देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। अपनी शाखा शिफ्ट कर रहा है, अपनी शाखा जो है शिफ्ट कहां कर रहा है? श्री गुजरात के अंदर खोल रहा है। कहां पे खोल रहा है? गुजरात के अंदर अपनी शाखा जो है वो खोल रहा है। डिकिन विश्वविद्यालय जो पहला दुनिया का ऐसा विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया का है जिसको भारत सरकार ने अनुमति दी कि अपने गुजरात के अंदर आके आप अपनी शाखाएं खोलिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको परेशान करेगा, इसलिए इसको पहले से ही पकड़ के रखो। सिक्किम बना दुनिया का पहला जैविक राज्य। सिक्किम जो है वो दुनिया का पहला जैविक राज्य बना है। और इसका जो रिकॉर्ड है आपका, जो लंदन की जो बुक है आपके लिए, जो स्पेशली लंदन की किताबें चलती हैं, तो उसके अंदर इसको स्पेशल रिकॉर्ड किया गया है
क्योंकि दुनिया का जो रिकॉर्ड होता है, सबसे अलग करने का रिकॉर्ड होता है, उस किताब के अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया है कि सिक्किम जो है उसको दुनिया का पहला जैविक राज्य, पूर्ण जैविक राज्य माना गया है। भारत का पहला 100% मेथेनॉल संचालित बसों की बात कर रहे हैं। बसों का अनावरण कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में हो रहा है। यदि राज्य पूछ लिया जाए तो कर्नाटक पूछ लिया जाएगा। बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की है। तो मेथेनॉल संचालित 100% बसें कहां चलेंगी? अपने कर्नाटक में। और अभी जो स्पेशल अनावरण कहां पे हुआ है? बेंगलोर के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, एससीओ संघाई सहयोग संगठन की बात कर रहे हैं कि पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। काशी, अपनी वाराणसी को बनाया गया है। काशी या वाराणसी को बनाया गया है कि पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी एससीओ की, संघाई सहयोग संगठन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून को हुई थी। स्थापना एससीओ की कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। 8 देश इसके अंदर सदस्य हैं। वर्तमान में भारत क्या है? एससीओ का अध्यक्ष है। एससीओ जो है उसका अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत है। टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों की सूची में, टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों की सूची में मयूरभंज की बात करते हैं, उड़ीसा, है ना। 50 महानतम स्थलों की बात करते हैं तो उसमें मयूरभंज उड़ीसा का और लद्दाख, अपना लद्दाख अलग से यूटीज बन गया, है ना, यूटीज बन गया। इन दोनों को जगह मिली है 50 शहरों के अंदर। ये दुनिया के 50 अच्छे शहरों के अंदर उड़ीसा और आपका उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख जो है वो स्पेशल इस सूची के अंदर डाले गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो मणिपुर इंफाल के अंदर बन रहा है। और राजस्थान खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं या राजस्थान के अंदर खेल अकादमी की बात करते हैं, खेल कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स बनेगा, खेल का कॉम्प्लेक्स बनेगा। कहां पे बनेगा कॉम्प्लेक्स? अपने भरतपुर के अंदर बनेगा। कहां पे बनेगा? भरतपुर के अंदर। ये इस बजट के अंदर बोला गया है, बजट 2023-24 का जो बजट है उसके अंदर बोला गया है कि जो खेल कॉम्प्लेक्स है ना, खेल कॉम्प्लेक्स है वो आपका भरतपुर के अंदर बनेगा। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल अकादमी की बात करते हैं, विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वो इंफाल के अंदर बनेगी। आगे, जम्मू कश्मीर का पहला एफडीआई, फॉरेन जो आपकी इन्वेस्टमेंट होता है, तो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई जो आती है, तो वो इंटरनेशनल मॉल बना है। कहां पे? आपके श्रीनगर के अंदर बना है, जिसका नाम है सोमपुरा मॉल। कौन सा मॉल है? सोमपुरा मॉल। सोमपुरा मॉल जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के अंदर बना है, श्रीनगर के अंदर। देखिए ये सोमपुरा मॉल जो है उसकी तस्वीरें हैं। सोमपुरा मॉल की जो है ये तस्वीर है। तो सोमपुरा मॉल जो है पहला मॉल बन रहा है श्रीनगर के अंदर, जिसका नाम रखा गया है सोमपुरा मॉल। ठीक है, सोमपुरा मॉल भूलना नहीं है ना। ये क्वेश्चन आपके सताएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में डेवलप हो रहा है तो नो डाउट हाईलाइट किया जाएगा। आगे देखिए, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो सिद्धरूढ़ स्वामी जी जो रेलवे स्टेशन है हुबली, उसके अंदर है। कहां पे है? श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी जो है वो रेलवे स्टेशन हुबली जो है, इस रेलवे स्टेशन के ऊपर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो 1507 मीटर का है। ये हुबली कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है ना। हुबली कर्नाटक का जिला है और यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है, अभी इसका अनावरण हो चुका है। आगे, यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज, लिविंग जिसमें रह रहे हो वो हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनी है। कौन सी बनी है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी है कलकत्ता। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी अपने आप में एक इतिहास रहा है, इसके अंदर लोग रह के पढ़ाई करते हैं ना। लिविंग यूनिवर्सिटी बनी है और वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर पहली आई है, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसकी जो स्थापना की बात करते हैं, स्थापना वो 1921 में की थी और गीतांजलि के जो लेखक हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी इसकी। टैगोर जो है, रविंद्रनाथ जी टैगोर हैं, उन्होंने क्या किया था? यूनिवर्सिटी, विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी आपकी कोलकाता, उसकी स्थापना की थी। इसको क्या मिला गया है? दुनिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर लिया गया है, लिविंग यूनिवर्सिटी, हेरिटेज यूनिवर्सिटी इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, 23 मार्च 2023 को डिजिक्लेम पोर्टल की बात करते हैं। डिजिक्लेम पोर्टल पीएम फसल बीमा योजना के लिए चालू हुआ है। किसके लिए हुआ है? पीएम फसल बीमा योजना 2016 के अंदर आई थी। पीएम फसल बीमा योजना के अंदर बोला गया था खरीफ, रबी और आपकी
जो ये तिलहन और दलहन भी इसके अंदर शामिल किया गया है। वाणिज्यिक किस्में जो है उसमें 5% है, रबी के लिए 1.5% है, खरीफ के लिए 2% है, और जो क्षेत्र के अंदर नहीं रह रहे हैं वहां पे आपको 30-70 के अनुपात में पैसे मिलेंगे, ठीक है, जो बुआई नहीं होती है। आगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इसके अंदर क्या बन रहा है, इसी टाइप का फसल जो है ओलों से नुकसान हुआ है, उस ग्रीवांश पोर्टल जो है ये पहले से काम कर रहा है। कहां का है ये, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का ग्रीवांश पोर्टल जो है ये फसल बीमा डीजी क्लेम जो है आपको डिजिटल तरीके से क्लेम मिल जाएगा इस पोर्टल के ऊपर। फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ये 2016 के अंदर चली थी। खरीफ की फसल से चालू हुई थी, रबी की फसल पे 1.5% प्रीमियम की बात की गई, खरीफ पे 2% की गई, और आपकी जो वाणिज्यिक फसलें हैं उसके ऊपर 5% की बातें की गई हैं कि इतनी राशि आप प्रीमियम के तौर पर जमा कराओ, आपको पूरा क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यहाँ पे ओले पड़े हैं। कहां पे, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा के अंदर पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर पहले से चला आ रहा है एक पोर्टल, ग्रीवांश पोर्टल, जो काफी तरक्की में रहा है, ठीक है। आगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ हैं। ये एंथनी एल्बनीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, एंथनी एल्बनीज़ हैं। ये भारत दौरे पे आए थे, और भारत दौरे पे पहला भारत दौरा इन्होंने किया था, और ये गुजरात आए थे। कहां पे आए थे, गुजरात आए थे, ठीक है। क्रिकेट मैच देखा था इन्होंने, गुजरात आए थे। एंथनी एल्बनीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। आगे नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पे कौन बने हैं, रामचंद्र पौडेल बने हैं। कौन बने हैं, रामचंद्र पौडेल बने हैं। 2008 के अंदर संविधान लागू हुआ था, आपको पता ही है, रामचंद्र पौडेल बने हैं। यदि नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, नेपाल के पीएम कौन है, तो पुष्प कमल दहल जिनको बोला जाता है, कभी कभी उनका जो शॉर्ट नाम है प्रचंड भी इनको बोला जाता है। मैत्री पाइपलाइन की बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बांग्लादेश, इसके बीच में जो जमीन का विवाद था वो कौन सा संविधान, 100वां था ना, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत जमीन का सॉल्यूशन हो गया था। अपना जो 100वां था तो उसमें 100 का 100 हो गया भाई, बांग्लादेश तेरो योर मारो यो, ठीक है। तो मैत्री पाइपलाइन की बात करते हैं, भारत बांग्लादेश के बीच में है, अभी चालू हो गई है। और ये जो बंधन एक्सप्रेस है ये आपके कोलकाता से लेके बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक जाती है, मैत्री एक्सप्रेस यहाँ पे चलती है। आगे चीन के राष्ट्रपति की बात करते हैं, शी जिनपिंग है, ये वापस ट्रम्प में आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने फिक्स अपनी गवर्नमेंट बना रखी है। प्रधानमंत्री ली चियांग हैं, कौन है, ली चियांग प्रधानमंत्री। आगे लिथियम के भंडार की बात करते हैं, लिथियम क्या होता है, मोनोजाइक मिट्टी में मिलता है, किसमें मिलता है, मोनोजाइक मिट्टी जो होती है ना, उसके अंदर मोनोजाइक मिट्टी में मिलता है। भारत की बात करें तो केरल तट पे ज्यादा मिलता है, किसमें मिलता है, केरल का जो तट है उस पे ज्यादा मिलता है, मोनोजाइक मिट्टी के अंदर लिथियम मिलता है। लिथियम शुष्क भंडार भी बोला जाता है, शुष्क भंडार है ये, क्योंकि आजकल की जो बैटरी बन रही है, सूखी बैटरी है ना, बैटरी की बात करते हैं, है ना, तो बैटरी आजकल की सूखी बैटरी जो लिथियम है इसको सफेद सोना बोला गया है, दुनिया का भविष्य इसको बोला गया है। क्या बोला गया है, दुनिया का भविष्य बोला गया है, दुनिया का भविष्य बोला जाता है इसको, क्योंकि लिथियम से शुष्क बैटरी है, बैटरी से हर चीज चल रहा है, ये भी बैटरी से चल रहा है, कैमरा भी बैटरी से चल रहा है, ठीक है, इस पेन में भी हो सकता है बैटरी हो, है ना। और पहले नंबर पे कौन है, बोलिविया है, और भारत जो है वो चौथे नंबर पे इसका उत्पादक देश है, भंडार है इसके, ठीक है। आगे कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करते हैं, 28 का अध्यक्ष कौन बन रहा है, सुल्तान अल जुबैर बन रहा है। कौन बन रहा है, सुल्तान अल जुबैर बन रहा है। ये यूएई के सुल्तान हैं, संयुक्त अरब अमीरात के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के जो हैं वो शेख हैं सुल्तान अल जुबैर। और जो अगला जो होगा अपना 2023 का वो कहां पे होगा, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ही COP 28 होगा, ठीक है। आगे जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज। कौन है, ओलाफ शोल्ज जो हैं यहाँ अपने प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर बने। वियतनाम के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन बने हैं, वो वांग थुओंग बने हैं। कौन बने हैं, वो वांग थुओंग जो है वो आपके वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। अगला कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी बने हैं। कौन बने हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जो है वो कहां के बने हैं, कतर के बने हैं। कहां के, और कतर की बात करते हैं, है ना, कतर और सऊदी अरब की बात करते हैं और इनके साथ ईरान की बात करते हैं।
तो सऊदी अरब और ईरान के अंदर जो शिया सुन्नी विवाद था उसको खत्म करके एक मैत्री समझौता अभी किया गया है। किसने? सऊदी अरब और ईरान ने किया है। ठीक है, आगे पांचवा भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, वो कुआलालंपुर में होगा। कहां पे होगा? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो मलेशिया की राजधानी के अंदर पांचवा भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो कुआलालंपुर में होगा। आगे बात करते हैं एनबीडी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है आपका, उसकी बात करते हैं। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका 9वां सदस्य बना है। 9वां बना है। कौन बना है? मिस्र बना है। मिस्र बना है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं कि लगभग ये 30 से 35% जो दुनिया की इकोनॉमी रखता है, दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या के अंदर लेते हैं तो सबसे बड़ा संगठन है। क्यों है? देखिए इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, आपका दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ये आपका चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, और ये आपका रूस हो जाएगा। फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके अंदर 3 और ऐड हो जाते हैं, तो 8 तो ये हैं, इसके मेंबर हैं 8 है। ठीक है, अब बात करते हैं ये आपका किसकी बात करते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। ब्रिक्स बैंक जिसको 5 देश मिलकर बने थे। ठीक है, आगे इसकी स्थापना कब हुई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की 2015 के अंदर हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो संघाई चीन के अंदर है। कहां पे है? चीन के अंदर है, संघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखें, ब्राजील, रूस, इसके जो कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य की बात करते हैं। इसके अंदर ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिणी अफ्रीका है, बांग्लादेश है, और आपका यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, उरुग्वे और मिस्र जो है वो 9वें नंबर पे बना है। 9वां सदस्य पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका 9वां सदस्य कौन बना है? तो 9वां सदस्य जो है वो मिस्र बना है। आगे देखिए, फीफा अध्यक्ष की बात करते हैं, गियानी इन्फेंटो, बहुत बार पूछा जाता है ना। ये आपका पीटी लेवल का क्वेश्चन है कि जो गियानी इन्फेंटो है वो फीफा के अध्यक्ष हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करते हैं, सबसे प्रभावित की बात करते हैं, प्रभावित की बात करते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन रहा? अफगानिस्तान रहा। अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान सबसे ज्यादा वैश्विक प्रभावित लगातार चौथे वर्ष रहा है। जबकि भारत की बात करते हैं तो 13वें नंबर के अंदर आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर। ये 2023 के डाटा हैं, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट पे बात करते हैं तो आपका फिनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिनलैंड। और फिनलैंड क्या हो गया? 31वां नाटो का सदस्य है ना। 31वां नाटो का सदस्य भी आपका फिनलैंड बना है। तो फिनलैंड जो है वो सबसे हैप्पीनेस के अंदर आ जाएगा। और अंतिम के अंदर चले जाओगे तो वो अफगानिस्तान जो है सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है, तो वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम खुशहाल देश के अंदर आपका अफगानिस्तान आ जाएगा। 146 देश लिए गए। भारत की रैंक की बात करते हैं तो 126वीं रैंक रही है। आगे बात करते हैं 15 से 26 मार्च 2023 दिल्ली में आयोजित महिला दिवस, विश्व महिला है ना, दिवस नहीं है ये, ठीक है, महिला विश्व कप। 15 से 26 मार्च 2023 को दिल्ली में आयोजित महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो 4 जो भारतीय बेटियां पहलवान है, भारतीय महिला पहलवान है, 4 महिला पहलवानों को क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। लवलीना बोरगोहेन को बात करते हैं, लवलीना बोरगोहेन की बात करते हैं तो ये देखिए आपकी लवलीना बोरगोहेन है और ये आपके 75 केजी के अंदर है। नीतू घनघास की बात करते हैं, ये 48 केजी के अंदर आपके नीतू घनघास हैं। 48 केजी के अंदर नीतू घनघास को गोल्ड मेडल मिला है। निहकत जरीन की बात करते हैं, ये तेलंगाना की हैं, तेलंगाना की हैं और इनको क्या हुआ है? इन्होंने एमसी मेरी कॉम की बराबरी की है। एमसी मेरी कॉम जो है उनकी बराबरी की है कि लगातार 2 विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल ये ग्लासगो के अंदर जीता था। ग्लासगो जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था है ना, यूके के अंदर ग्लासगो में, उसके अंदर ये क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और इसके बाद ये अपने जो अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी जो अपना दिल्ली के अंदर हुआ है उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये आपकी निहकत जरीन है। और देखिए अगली जो है आपकी सविटी बुरा है 81 किलोग्राम में। देखिए ये आपकी सविटी बुरा है, ये आपकी निहकत जरीन है,
ये आपकी बोर्गेहम है, और ये बात करते हैं तो नीतू घनघास जो है 48 के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, 4 से 26 मार्च 2023 को 5 टीमें थी। 4 से 26 मार्च 2023 को किस में थी? वोमेन प्रीमियम लीग्स में थी। जो आपका WPL जैसे IPL होता है, वैसे महिलाओं का WPL है। T20 क्रिकेट के अंदर 5 टीमों ने भाग लिया। फाइनल जो था वो आपका मुंबई के बीच में हुआ और दिल्ली के बीच में हुआ। ठीक है, मुंबई जो है वो विजेता रही थी, दिल्ली कैपिटल्स जो है वो आपकी सेकंड नंबर पे रही थी। ठीक है, आगे देखिए, रायबरेली जो हॉकी स्टेडियम है, रायबरेली यूपी का है ना, यूपी का है ना, तो उसका नाम रख दिया है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे, रानी रामपाल स्टेडियम उनका नाम रख दिया गया है। आगे फीफा अवार्ड 2022-23 की बात करते हैं कि फीफा अवार्ड 2022-23 के अंदर टॉप पे कौन रहा था? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करते हैं तो लियोनेल मेसी हैं, ये अर्जेंटीना के हैं, और अर्जेंटीना इस बार क्या रही थी? फीफा वर्ल्ड कप की जो फाइनल विजेता है वो अर्जेंटीना ही रही थी। फ्रांस को हरा के जीता था ना, तो अर्जेंटीना जो है ना, अर्जेंटीना जो है वो क्या रहा था? अब की बार विजेता रहा था। लियोन मेसी जो 4 पेनल्टी शूटआउट थे वो मारे थे, है ना। तो अर्जेंटीना के पहले नंबर के 2022-23 का दुनिया का पहला फुटबॉलर या सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको माना गया? लियोन मेसी को माना गया। ये देखिए आपके लियोन मेसी हैं, किक मार रहे हैं। ठीक है, 7वीं बार ये पुरस्कार इनको मिला है, रिकॉर्ड 7वीं बार ये पुरस्कार मिला है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे महिला की बात करते हैं, महिला फुटबॉल खिलाड़ी की बात करते हैं तो एलेक्सिया पुटेलस हैं। एलेक्सिया पुटेलस जो हैं वो आपकी स्पेन की हैं। ये देखिए एलेक्सिया पुटेलस जो हैं वो स्पेन की हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। आगे देखिए, एशियन हॉकी फेडरेशन एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करते हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन का एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो वो सलीमा टेटे है। सलीमा टेटे जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका प्लेयर ऑफ द ईयर भी इनको दिया गया और मेंबरशिप के अंदर भी इनको ले लिया गया है। तो एशियन हॉकी फेडरेशन अमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का सलीमा टेटे को दिया गया है। आगे पुरस्कार की बात करते हैं, 95वें ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं। कहां दिया जाता है? यूएसए में दिया जाता है। कहां पे दिया जाता है? यूएसए में, जो फैशन की नगरी आपका फ्लोरिडा और लॉस जो वेगस है वहां पे दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भारत की 2 चीजें पे मिले था। शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोला गया है, द एलिफेंट व्हिस्पर्स को दिया गया है। एलिफेंट व्हिस्पर्स को दिया गया है और इसके बनाने वाला निर्माता कौन है? इसके कार्तिकी गोसाल्विस जो है इनके निर्माता हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं RRR जो है अपनी साउथ की SS राजा मौली की जो मूवी है, नाटू नाटू गाना जो था उसको मूल गीत की श्रेणी के अंदर ऑस्कर पुरस्कार मिला है। अब ऑस्कर की बात करते हैं, भारत में कब कब मिले हैं ऑस्कर की। देखिए 2023 की बात करते हैं तो भानु अथैया को मिला था। किसको मिला था? भानु अथैया को 1983 में मिला था और ये गांधी फिल्म के लिए मिला था। गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को मिला था। 1991 की बात करते हैं तो सत्यजीत रे को मिला था। और 2008 की बात करते हैं तो स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए आपके जय हो गाना गाया था ना AR रहमान ने, तो AR रहमान को मिला था। सर्वश्रेष्ठ इस बार की फिल्म देखते हैं 2022-23 की, तो देखिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है ऑस्कर में। ऑस्कर की अभिनेत्री की बात करते हैं तो मिशेल यो जो है उनको ऑस्कर की सबसे श्रेष्ठ अभिनेत्री माना गया है। अभिनेता की बात करते हैं तो ब्रेंडन फ्रेजर जो है उनको अभिनेता माना गया है। आगे 2023 का गणित का एबल पुरस्कार की बात करते हैं। गणित का एबल पुरस्कार नील्स हेरनिक की याद में बनाया गया था। 2001 से शुरू था ये, और पहला कब दिया गया? पहले की बात करते हैं तो ये 2003 में दिया गया था। 2003 में पहला दिया गया था और नील्स हेनरिक की याद में दिया जाता है। और ये कहां की देती है आपकी? ये गणित का एबल पुरस्कार इसको बोला जाता है। ये लुइस फेडरेली को मिला है। ये भी अर्जेंटीना के हैं। किसके हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, यूएसए में रहते हैं ये। बाकी मूल निवासी कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। लुइस फेडरेली को इस बार का एबल पुरस्कार दिया गया है। और ये किसके लिए दिया गया? नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन के लिए दिया गया है और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम के लिए इनको इस बार का एबल पुरस्कार दिया गया है, जिसको गणित का नोबेल बोला जाता है। आगे वास्तुकला का पुलित्जर पुरस्कार बोला जाता है।
वास्तुकला के लिए आर्किटेक्चर जो होता है उसके लिए यदि जो पुरस्कार दिया जाता है उसको पुलित्जर पुरस्कार बोला जाता है। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार इसको बोला जाता है। 2023 की बात करते हैं, सर डेविड एलन पिचरफील्ड को दिया गया है। सर डेविड एलन पिचरफील्ड को दिया गया है। इसको किस लिए दिया गया? ये बर्लिन के रहने वाले हैं, रोम के रहने वाले हैं, रोम बर्लिन इटली के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं, है ना, रोम के रहने वाले हैं। रोम जो है आपकी पो नदी और टाइबर नदी के बीच में बसा हुआ है। न्यू म्यूजियम, जो वहां का रोम का म्यूजियम था उसका न्यू किया है, वापस काम किया है। जो पुराना म्यूजियम था उसका रिसाइकल काम किया है सर डेविड एलन पिचरफील्ड ने। ठीक है, भारत के अंदर भी मिल चुका है, पिछली बार मिला था बालकृष्ण जी दोषी को। भारत के अंदर आपका आर्किटेक्चर का जो पुलित्जर पुरस्कार है वो मिल चुका है। आगे 32वां व्यास, इंपॉर्टेंट लगा लेना, 32वां व्यास पुरस्कार की बात करते हैं, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनका जो उपन्यास है पागलखाना के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? पागलखाना के लिए। और यदि 32वां बात करते हैं, 2022 वाला पिछला 31वां की बात करते हैं तो असगर वजाहत को मिला था, वो महाबली के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? महाबली के लिए। नई व्यापार नीति 2023 लाई गई है, बोला गया है कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। अब नई व्यापार नीति के अंदर क्या बोला गया? केंद्र सरकार की है, ये ध्यान रखना। इसका उद्देश्य है देश के निर्यात को 2023 तक 2 लाख करोड़ डॉलर जो है वो बढ़ाना। 2 लाख करोड़ डॉलर जो है देश के निर्यात को बढ़ाना। लक्ष्य क्या रखा गया? कारोबार को प्रोत्साहन करने वाली रेजिम। पहले कारोबार बढ़ाते थे, अब इसको हटाकर क्या कर दिया? पात्रता आधारित रेजिम को लाना कि यहाँ पे ही सारी चीजें बने और फिर हम उसका निर्यात करें, बाहर से चीजें ला के बना के फिर नहीं भेजें, सारा सामान यहीं पे बने और फिर अपन विदेश में भेजें। आगे देखिए, एमएसएमई शुल्क जो है वो 50 से 60% इस नीति के अंदर कम कर दी गई है, एमएसएमई नहीं लगेगी। और मूल्य, निर्यात मूल्य की बात करते हैं तो वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए आपको कुरियर सेवा के तौर पे आपको मिलेंगे। डेयरी सेक्टर को छूट दी गई है कि डेयरी वाले जो हैं वो निर्यात टैक्स उनके ऊपर नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। 15 वर्ष के लिए बनाया गया है। पहले बोला कि 3 वर्ष लेट है, 3 वर्ष क्या है? लेट है। तो अब बोला कि हम 3 वर्ष लेट हो गए तो क्या हुआ? हम इसको 15 साल तक लागू करेंगे। 1 अप्रैल से लागू हुआ है, 1 अप्रैल से 2023 से लागू हुआ है, 15 वर्ष और चलेगा ये। ठीक है, 15 वर्ष के लिए बनाया गया है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्ति लेन देन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो भी लगेगा। आप क्रिप्टो करेंसी, ये आपके बिटकॉइंस जो भी हैं, आप क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी जो भी हैं, उसका लेन देन आप करोगे तो आरबीआई आपसे क्या लेगी? उसके ऊपर एक आपका लेन देन के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है वो इसके ऊपर काम करेगा। यदि अपन पूछ लिया जाए कि आरबीआई जो है वो अपने क्या ये साइबर टीम बना रही है, साइबर, है ना, साइबर स्टेशन बना रही है, वो कहां बना रही है? उड़ीसा में बना रही है। उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर साइबर जो है वो बना रही है। 6 अंकों के अल्ट्रा न्यूमेरिकल हॉलमार्क। देखिए हॉलमार्क किस पे लगता है? चांदी और सोना पे लगता है, हॉलमार्क इन पे लगता है। तो 6 अंकों के अल्ट्रा न्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या वाले, अभी कितना लगता है? 4 अंक की, उसके ऊपर ऐसे तारा सा बना होता है 3 फुट का और उसके ऊपर 4 अंक लिखे होते हैं। अब 6 अंकों वाले जो होंगे वही आभूषण की बिक्री के लिए बाध्यकारी होंगे। 6 वाले जो हैं वो भी आपको आभूषण की बेचने के लिए बाध्यकारी होंगे। आगे 12 मार्च को भारतीय वायुसेना परिवहन विमान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, है ना, अभ्यास है ना, अभ्यास, ये सिन्नू मैत्री था। कौन सा था? सिन्नू मैत्री था। भारतीय वायुसेना परिवहन विमान एयर डिफेंस जो सेल्फ डिफेंस जो है ना, उसके लिए फोर्स का जो अभ्यास था उसको बोला गया था सिन्नू मैत्री। आगे देखिए, भारतीय नेवी की बात करते हैं। यूके नेवी को क्या बोला जाता है? रॉयल नेवी बोला जाता है ना, राजा महाराजा आज भी चल रहा है ना। बस बोला जाता है कि भाई ब्रिटेन के राजा जो है अपने डेथ वारंट पे सिग्नेचर कर देते हैं तो वो भी मान्य हो सकता है। तो अलिखित संविधान है वहां का। तो यूके की नेवी और भारतीय नेवी की कोंकण तट की बात करते हैं। कोंकण तट के ऊपर क्या हुआ था? 2023 का अपना एक्सरसाइज हुई थी। मेगा ट्रॉपिक्स की बात करते हैं तो मेगा ट्रॉपिक्स क्या था? 2011 की बात है। उपग्रह छोड़ा था, उपग्रह टेलीविजन देखने के लिए, करसी का चित्र देखने के लिए, ये खराब हो गया। तो इसको इसरो ने क्या किया है कि हिंद महासागर के अंदर बहुत सफलतापूर्वक उसको कचरे को गिरा दिया गया है। तो ये क्या है? मेगा
ट्रॉपिक्स है। ठीक है दोस्तों, अपना पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बाय, धन्यवाद।